जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम यूपीएससी मेंस जीएस 2 का, जो रिसेंटली अभी यूपीएससी ने अपने मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया है, तो उसका हम जीएस 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ऑलरेडी हमने जीएस 2 के 17 क्वेश्चन मतलब 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन of digital technology in service delivery process. It is a much about multifarious interaction for ensuring transparency and accountability. In this context, evaluate the role of interactive service model of e-governance. मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू एक्सप्लेन हाउ टू इंटरेक्ट सर्विस मॉडल in e-governance helps to make government services more transparent and accountable. It's not just about using a technology to deliver service, but also about creating way to citizens to interact with the government, gives feedback and get answer. तो इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हिंदी में भी समझ लीजिए। ये सवाल आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको ये बताना है कि जो ई गवर्नेंस में इंटरेक्ट जो सर्विस मॉडल है, उसमें किस तरह से सरकार सेवा, जो सरकारी सेवाओं को अधिक और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शी, और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही जनता के प्रति बना सकती है या बनाता है। यह सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करके सेवाएं देने के बारे में नहीं, बल्कि नागरिकों को सरकार के साथ बातचीत करने, फीडबैक देने और जवाब पाने के तरीके के बारे में भी बताना है। तो इस बेसिस पे आपको क्या करना था, आंसर लिखना था 250 वर्ड्स में। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन समझना होता है, क्योंकि यूपीएससी चाहे आप प्रीलिम्स की बात करिए या आप मेंस की बात करिए, तो जब आप उसके क्वेश्चंस को आप एनालाइज करोगे, रीड करोगे ना, तो वहाँ पे उनका जो वर्ड होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड वे में वो यूज़ करते हैं। तो आपको इन इजी वर्ड में आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है, तब जाकर के आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। देखिए, सबसे पहले आज की वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशंस करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। क्यों? क्योंकि देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के आपको जो बेनिफिट देखने को मिलेगा वो क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला, आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। दूसरा, वर्ड पावर आपका इंक्रीज होगा, जो कि मेंस आंसर लिखने में आपको हेल्प करेगा। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो आप एक लिमिटेड टाइम में आप क्या कर सकते हो, एक इफेक्टिव आंसर लिखने का पैटर्न आप सीख सकते हो। जैसे कि अगर इस बार का आपने पेपर देखा होगा, जीएस 1 एंड जीएस 2 में जो क्वेश्चन नंबर पूछे गए वो 20-20 क्वेश्चन पूछे गए। 20 क्वेश्चन जीएस 1 में, 20 क्वेश्चन जीएस 2 में। अगर हम 1 से लेकर 10 तक की क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा गया है 10 मार्क्स का, जो कि आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। फिर 11 से लेकर के जो 20 तक के जो क्वेश्चन है, वो हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, जो कि आपको सारे आंसर 250 वर्ड्स में लिखने। तो आप क्वेश्चन की जो आंसर्स आपसे रिक्वायरमेंट की जा रही है, आप उसकी लेंथ देख लीजिए, और आपके पास जो टाइम मिलता है, जो एक लिमिटेड टाइम मिलता है, वो कितना मिलता है, मात्र 3 आवर का। यानी कि आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 180 मिनट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में आपको एक आंसर लिखने के लिए कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट मिल रहा है। तो इन्हीं 7 मिनट में आपको क्या करना है, एक इफेक्टिव आंसर लिखना है, लॉन्ग इफेक्टिव आंसर, और इन्हीं 7 मिनट में पहले आपको क्वेश्चन भी समझना है। तो इन चैलेंजेस को अगर आप इन चैलेंजेस से फेस करने में हेल्प करता है हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होते हैं, एग्जाम हॉल में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप इसलिए इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको मेंटेन करके, मतलब इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आपकी सिलेबस अप्रॉक्स कंप्लीट होने लगती है, मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जैसे आपने अभी आज से स्टार्ट शुरू किया है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते ही आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है।
एनसीईआरटी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर देनी है। आप एक दिन का टारगेट बना लो कि जिसमें आपको मिनिमम 30 या 20, आप 20 से 30 एमसीक्यू डेली का प्रैक्टिस करने का और मिनिमम 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाना है। एक होना चाहिए 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, एक होना चाहिए जीएस का और दूसरा होना चाहिए आपका ऑप्शनल का। ऑप्शनल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शनल साथ में लेकर के ही चलना है। अगर आप एक दिन में 20 एमसीक्यू सॉल्व करते हो फॉर प्रीलिम्स तो 10 एमसीक्यू होना चाहिए जीएस के लिए और 10 एमसीक्यू होना चाहिए आपका सीसेट के लिए। अगर आप 30 एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो जिसमें से 15 होना चाहिए जीएस का और मिनिमम 15 तो आपके पास सीसेट का होना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे यूपीएससी ने भी क्या कर रखा है, सीसेट की जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो यही था एक छोटा मोटा सा एडवाइस, अगर आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने टाइम के रिकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि जैसा आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं उसके हिसाब से अगर आपको जैसा ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही करना है और प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिसेस भी करनी है। प्रीलिम्स के लिए हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करे, पॉलिटिकल का डिस्कस करा है, हिस्ट्री का डिस्कस करा है। पॉलिटिकल में हमने 300 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करा है और हिस्ट्री में 500 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करा है। वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हैं। अभी हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। GS2 कंप्लीट होने वाला है, GS2 कंप्लीट होने के बाद GS3 होने के बाद GS4 डिस्कस करेंगे, फिर लैंग्वेज का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रीलिम्स मेंस दोनों का प्रैक्टिस करेंगे फॉर 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखिए ई गवर्नेंस समझिए कि ई गवर्नेंस कहते किसे। अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये एक ऐसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती है जो भी सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो भी सेवाएं होती हैं और जो भी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं सिटीजन्स को बिजनेसेस को, जो भी अदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं वो हमारा क्या होता है, ई गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें यूज़ किया जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो सर्विस होता है वो इजीली एक्सेसिबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या है उसको इजी काफ़ी ज़्यादा बना पाता है, जिसमें कि लोग कम समय में अपनी टाइमिंग सेविंग करके भी क्या कर सकता है, कम टाइमिंग में कम एफर्ट पे वो सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो ये आपको ई गवर्नेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं तो ई गवर्नेंस एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हो गया, या पे फॉर जो टैक्स हो गया, जैसे हम जीएसटी फाइल सब जो करते हैं, या चेक द स्टेटस ऑफ योर जो पेंशन एप्लीकेशंस होता है, या हम पेंशन के रिगार्डिंग में जो भी ऑनलाइन काम होता है उसको कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ई गवर्नेंस है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट के सर्विसेज को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने में, फास्टर बनाने में और फेयर फॉर एवरीवन बनाने में। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं ई गवर्नेंस होता क्या है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं कि जो इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल पे का जो ई गवर्नेंस इनहेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, और सिटीजन्स एंगेजमेंट यानी कि एंगेजमेंट का मतलब होता है उनकी भागीदारी का बढ़ना। तो जो सिटीजन्स हैं इनकी जो भागीदारी है गवर्नमेंट सर्विस में वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, फिर बढ़ने लगती है। कि हम देख सकते हैं कि जो ई गवर्नेंस है तो उसमें ई गवर्नेंस में काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए इसमें जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वे कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे रियल टाइम फीडबैक, ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, एम्पावर सिटीजन, इनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। उसके बाद हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो तरफ का संवाद होना। जैसे अगर हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, और दूसरे साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, सिटीजन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा।
अगर हम अनलाइक जो ट्रेडिशनल सर्विस जो डिलीवरी है, इसमें जो मॉडल जो अलाउ सिटीजन्स को क्या करता है, वो इंटरेक्ट कर सकता है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। उदाहरण के तौर अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, सिटीजन कैन इजीली क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है गवर्नमेंट से, अपना जो फीडबैक है वो शेयर कर सकता है, जो भी रिगार्डिंग इसकी पॉलिसीज और सर्विस के रिगार्डिंग में। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपको एक RTI भी देखने को मिलेगा जो कि 2005 में हुआ था। तो RTI में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा जिसमें हम क्या करते हैं, RTI फाइल करके हमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से पूछ लेते हैं। तो आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें सिटीजन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है, अपनी फीडबैक दे सकती है, या जो फीडबैक होता है पॉलिसीज के रिगार्डिंग में वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो आता है रियल टाइम फीडबैक। रियल टाइम फीडबैक का मतलब है तत्कालीन जो भी प्रतिक्रिया होती है। तो सिटीजन क्या करता है, इनसाइड जो भी फीडबैक है सर्विस के रिगार्डिंग में वो ऑन टाइम या रियल टाइम पे वो क्या करता है, दे सकता है। तो ई गवर्नेंस अलाउ करता है गवर्नमेंट के लिए कि जो भी आइडेंटिफाई इशू है, जो भी समस्या है उसको वो क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो सर्विस के रिगार्डिंग में है उसको और भी ज़्यादा क्विकली क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस citizen can report a broken street light through a government app which can then be fixed promptly। मतलब देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं, कोई भी नागरिक सरकार जो गवर्नमेंट ऐप है उसके जरिए जो भी स्ट्रीट लाइट होती है खराब हो जाती है उसकी शिकायत करती है, तो जिससे क्या होगा, उसे जल्दी ठीक कराने की जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो जल्दी हो जाती है कि उसको जल्दी से जल्दी फिर क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी सरकार जो निर्णय लेती है उसको और भी ज़्यादा क्या किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया जा सकता है। देखिए, मॉडल इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स होते हैं उसको जागरूकता रहती है कि किस तरीके का डिसीजन लिया जा रही है, किस तरीके का डिसीजन या पॉलिसी बनाई जा रही है। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो पीपल्स होते हैं वो इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जो भी स्टेटस है, जो भी एप्लीकेशन है सरकार के लिए, और या जो सरकार परमिट करती है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो करप्शन है उसको रिड्यूस होने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं जो अप्रूवल प्रोसेस होता है उसको, उसके बारे में क्या कर सकता है, पब्लिक इजिली उसको ट्रैक कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। फिर हमें देखने को मिलता है एम्पावर सिटीजन। एम्पावर सिटीजन का मतलब क्या है कि इसमें जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको क्या मिलता है, एक सशक्त बनाता है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, लोग जो सरकार से सीधे अपनी चिंताओं को, जो भी उनके जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, या जो वो पीपल्स है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, गवर्नमेंट के साथ अपना जो बातचीत है उसमें उससे क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, डायरेक्टली सजेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम लोकल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग में अगर इशू है, या अगर हम रेसिडेंट कैन रजिस्टर अगर कोई कंप्लेंट करता है तो वहाँ पे क्या है, फास्टर एक्शन लिया जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो एंगेजमेंट है सिटीजन्स की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसको मजबूती मिलती जा रही है। इनहेंस अकाउंटेबिलिटी। इनहेंस अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए, क्योंकि देखिए सिटीजन्स कैन ओनली रिव्यू, यानी कि सिटीजन सिर्फ क्या कर सकता है, ओपनली रिव्यू दे सकता है और डिस्कस कर सकता है गवर्नमेंट सर्विसेज पे। तो जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जो प्रेशर रहता है सरकार के ऊपर पे, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेशर बनता जाता है। तो अगर सर्विस डिलीवरी में अगर मतलब सर्विस देने में थोड़ी सी डिले होती है, ये जो अनफेयर तरीके से होता है, तो आप इस मॉडल के तहत क्या कर सकते हैं कि जो सिटीजन है वो ऑफिशियली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि इस मॉडल के माध्यम से जो नागरिक है वो अधिकारों को क्या करता है, जिम्मेदार ठहरा सकता है। तो इस बेसिस पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर देखिए, इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी की बात करते हैं, जिसमें सार्वजनिक जो सेवा है उसमें
आपको काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, इफेक्टिव देखने को मिलेगा। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो लीड करता है, जो भी स्मूथर है, फास्टर है, मतलब काफ़ी तेज़ी से, और मोर सिटीजन्स क्या करता है, फोकस करता है जो भी सर्विसेज डिलीवरी प्रोसेस होता है उस पर। जैसे अगर हम ऑनलाइन टैक्स फिलिंग की बात करते हैं, जो फिलिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बनाता है, पीपल्स के लिए आसान बना लेता है कि वो अपने जो टैक्स है उसको फाइल कर सकते हैं विदाउट किसी भी लेंदी यानी कि बिना किसी लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा। देखिए कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। जैसे उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है, जैसे जिनके पास लैक ऑफ इंटरनेट या लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं। अगर आप रूरल एरिया में जाओ तो आज भी ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरनेट प्रॉपरली नहीं देखने को मिलेगा, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली नहीं देखने को मिलेगा, या जो ओल्ड पीपल है आज भी उनको टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ कमियां भी हैं जो अगर ईजिली अगर हम ई गवर्नेंस को हर एक पर्सन तक अगर हम पहुंचा पाते हैं तब आपको ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो अलाउ करता है हर एक सिटीजन्स के लिए कि वो इंगेज डायरेक्टली शामिल हो सकता है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, जिसमें वो प्रोवाइड करा सकते हैं गवर्नमेंट को कि उनका फीडबैक कैसा है, सजेशन दे सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी पॉलिसी डिसीजंस होती हैं उसमें। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाता है, और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और अकाउंटेबल बनता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 था वो डिस्कस किया, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी और भी कुछ पॉइंट्स हो सकती हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। आपको मेरे आंसर को रिव्यू करते हुए मार्क्स देना, आप वो भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।